कमालुद्दीन गुर्ग नाम का सेनापति कर रहा था, सिवाना पर आक्रमण किया। उस वक्त सिवाना पर चौहान वंश के वीर शासक थे सातल देव। कहीं कहीं शीतल देव भी नाम मिलता है। सातल देव, अच्छा। खिलजी की सेना तो वैसे ही बहुत ताकतवर मानी जाती थी। फिर सातल देव ने मुकाबला कैसे किया और साके की नौबत क्यों आ गई? यहीं पे कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है ना, वो विश्वासघात। नमस्कार। आज हम इतिहास के गलियारों में चलेंगे। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक पहाड़ी पर बनी इमारत नहीं है, बल्कि गवाह है वक्त के थपेड़ों की, इंसानी जज्बों की, जीत और हार की। एक ऐसा किला जो सदियों से खड़ा है और जिसकी दीवारें अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सिवाना दुर्ग की। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसके एक नहीं कई नाम थे जी। और हर नाम के पीछे एक कहानी छिपी है, एक प्राचीन नाम, कुछ उपनाम जो इसकी पहचान बन गए। ये सब मिलकर इसकी दास्तान को और भी ज्यादा परतदार बनाते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए सिवाना के उस इतिहास को खंगालना, उसकी बनावट के पीछे की सोच को समझना और उन घटनाओं की तह तक जाना जिन्होंने इस किले को सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि शौर्य, रणनीति और कभी-कभी त्रासदी का प्रतीक बना दिया। चलिए शुरू करते हैं सफर। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से, है ना जी। ये दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर? हाँ, रेगिस्तानी इलाका। हाँ, जिसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये किला 56 की पहाड़ियों के बीच हल्देश्वर नाम की एक ऊंची और कह सकते हैं काफी दुर्गम पहाड़ी पर है। हल्देश्वर पहाड़ी? जी। और जैसा कि जानकारी से पता चलता है, इसका निर्माण काफी पहले हुआ था, 10वीं शताब्दी में, लगभग 954 ईस्वी के आसपास। 10वीं शताब्दी मतलब काफी पुराना है। हाँ, पंवार राजवंश के राजा भोज के पुत्र थे वीर नारायण पंवार, उन्होंने करवाया था। तो नींव काफी पुरानी है। वीर नारायण पंवार। और इसकी बनावट और स्थिति को देखे ना तो इसे 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो गिरिदुर्ग, क्योंकि ये पहाड़ी पर है। हाँ, वो तो जाहिर है। और दूसरा वन दुर्ग, क्योंकि ये घने जंगल और उबड़ खाबड़ इलाके से घिरा हुआ था। अच्छा, मतलब डबल सुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों ही बातें इसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद मजबूत बनाती थीं। और जैसा आपने शुरू में कहा, इसका एक प्राचीन नाम भी मिलता है, कुंबाना। कुंबाना, ये नाम तो मैंने कम सुना है। हाँ, ज्यादा प्रचलित नहीं है। हालांकि इस नाम की उत्पत्ति के बारे में साफ जानकारी नहीं है, पर यह जरूर बताता है कि इस जगह का इतिहास शायद पवारों के निर्माण से भी पुराना हो सकता है किसी स्थानीय समुदाय या प्राचीन पहचान से जुड़ा हो। कुंबाना, ये वाकई में इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करता है। और आपने इसकी दुर्गम स्थिति का जिक्र किया, शायद इसीलिए इसे कई खास उपनाम मिले, जैसे एक नाम है जालोर दुर्ग की कुंजी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनने में ही कितना रणनीतिक लगता है। इसका क्या मतलब था उस जमाने में? इसका मतलब बहुत गहरा था। जालोर दुर्ग की कुंजी मतलब चाबी। शाब्दिक अर्थ था कि अगर किसी हमलावर को दक्षिण से आकर जालौर के शक्तिशाली किले पर कब्जा करना है, हाँ, तो उसे पहले सिवाना को जीतना ही होगा। सिवाना बिल्कुल रास्ते में एक मजबूत बाधा की तरह खड़ा था। अच्छा, मतलब गेटकीपर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इस पर नियंत्रण किए बिना जालौर तक पहुंचना और उसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये सिर्फ एक उपनाम नहीं था, ये उस वक्त की सैन्य सच्चाई थी और इसने सिवाना का भाग्य तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। यानी ये किला सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि एक तरह से जालौर के प्रहरी का काम भी कर रहा था। बिल्कुल। और एक और नाम जो बहुत मशहूर है, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। क्या वाकई ऐसा था कि बड़े बड़े राजा मुश्किल वक्त में यहाँ आकर छिपते थे? हाँ, बिल्कुल। मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ शासकों के लिए सिवाना कई बार संकट मोचक साबित हुआ। अच्छा। जब भी उन पर कोई बड़ी मुसीबत आई, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो या कोई और दुश्मन, तो उन्होंने सिवाना की ओर ही रुख किया। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे राव मालदेव राठौड़, उन्हें मारवाड़ का एक बड़ा प्रतापी शासक माना जाता है। हाँ, सुना है उनके बारे में। और राव चंद्रसेन राठौड़, जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और पहाड़ों में संघर्ष करते रहे। इन दोनों ने ही मुश्किल समय में सिवाना में पनाह ली थी। अच्छा, तो ये वजह क्या थी? वही दुर्गम पहाड़ियाँ? हाँ, वजह वही थी, दुर्गम पहाड़ियाँ, घने जंगल और किले की मजबूत बनावट। यहाँ दुश्मन की सेना का रसद पहुंचना, घेराबंदी करना, ये सब बहुत मुश्किल था। ये सिर्फ एक किला नहीं था,
ये एक सेफ जोन था, एक सुरक्षित ठिकाना। तो ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये वो दीवारें थीं जो मारवाड़ के स्वाभिमान को बचाने में मददगार साबित हुईं। अच्छा, एक और नाम है कुमट दुर्ग। ये थोड़ा अलग सा लगता है, इसका क्या कारण था? ये नाम असल में वहाँ की वनस्पति से जुड़ा है। वनस्पति से? कैसे? हाँ, इस इलाके में कुमट नाम की एक कांटेदार झाड़ी बहुतायत में उगती थी। बहुत ज्यादा? कुमट झाड़ी। ओके। इतनी ज्यादा कि एक किले और आसपास के क्षेत्र की पहचान ही बन गई, तो बस उसी से नाम पड़ गया कुमट दुर्ग। अरे वाह! ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय पर्यावरण और भूगोल न सिर्फ किले की सुरक्षा में योगदान देते थे, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा भी बन जाते थे। ये नाम हमें उस वक्त की प्राकृतिक परिस्थितियों की भी एक झलक देता है। कमाल है, किले का नाम वहां उगने वाली झाड़ी पर पड़ गया। और एक और पहलू जो मुझे थोड़ा चौंकाता है वो ये कि इस प्राचीन किले का जिक्र आधुनिक भारतीय इतिहास में भी आता है। शेर राजस्थान, लोकनायक जयनारायण व्यास। हाँ, उनको अंग्रेजों ने इसी किले में नजरबंद रखा था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही तथ्य है और ये सिवाना के इतिहास की निरंतरता को दिखाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि एक किला जो मध्यकाल में राजाओं की शरण स्थली और युद्ध का मैदान था, वो ब्रिटिश राज के दौरान राजनीतिक बंदियों को रखने की जगह बन गया। मतलब भूमिका बदल गई। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि सत्ता का केंद्र बदलने के बावजूद ऐसी दुर्गम और सुरक्षित जगहें हमेशा शासकों के लिए उपयोगी बनी रहती हैं, चाहे उनका उद्देश्य बदल जाए। ये किले के लगभग 1000 साल के सफर की एक और कड़ी है। तो हमने देखा कि कैसे ये किला बना, कैसे महत्वपूर्ण बना और कैसे अलग अलग युगों में इसकी भूमिका बदलती रही। लेकिन सिवाना का इतिहास सिर्फ शरणस्थली या कुंजी होने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ वीरता और त्रासदी की ऐसी कहानियां भी जुड़ी हैं जो मतलब रोंगटे खड़े कर देती हैं। बात करते हैं सिवाना के पहले साके की। ये कब और किन परिस्थितियों में हुआ था? सिवाना का पहला साका वो इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है। ये घटना हुई थी लगभग 1310 ईस्वी के आसपास। 1310? हाँ, उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और वो अपना साम्राज्य फैला रहा था, जैसा कि हम जानते हैं। हाँ, खिलजी का विस्तारवाद तो मशहूर है। तो खिलजी की सेना ने, जिसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग नाम का सेनापति कर रहा था, सिवाना पर आक्रमण किया। उस वक्त सिवाना पर चौहान वंश के वीर शासक थे सातल देव। कहीं कहीं शीतल देव भी नाम मिलता है। सातल देव? अच्छा, खिलजी की सेना तो वैसे ही बहुत ताकतवर मानी जाती थी। फिर सातल देव ने मुकाबला कैसे किया और साके की नौबत क्यों आ गई? यहीं पे कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है ना, वो विश्वासघात वाली बात। बिल्कुल। सातल देव और उनके राजपूत योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से किले की रक्षा की। घेराबंदी भी काफी लंबी चली, जैसा कि स्रोतों में उल्लेख है। ये संघर्ष 1308 में शुरू हुआ और 1310 तक चला। 2 साल? 2 साल लंबा संघर्ष था। हाँ। लेकिन अंत में जीत दुश्मन की हुई और उसकी एक बड़ी वजह बना विश्वासघात। बताया जाता है कि सातल देव का ही एक सेनापति था जिसका नाम था भावला पवार। भावला पवार? अपने ही आदमी ने? हाँ, उसे खिलजी की तरफ से लालच दिया गया और उसने गद्दारी कर दी। और उसने क्या किया? कहते हैं उसने पानी के स्रोत को दूषित कर दिया था। ये सच है? हाँ, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाती है। भावला पवार ने गद्दारी करते हुए किले के अंदर पीने के पानी का जो मुख्य स्रोत था, भांडेलाव तालाब, हाँ, उसमें गुप्त रूप से गौमांस और रक्त मिलवा दिया। अब सोचिए। अरे बाप रे! ये एक ऐसा काम था जिससे राजपूतों के लिए वो पानी इस्तेमाल करना धार्मिक रूप से असंभव हो गया। अब किले के अंदर रसद तो पहले ही कम हो रही थी 2 साल की घेराबंदी में। हाँ, वो तो होगी। और जब पीने का पानी भी अपवित्र हो गया तो किले की रक्षा करना नामुमकिन हो गया। पानी के बिना कोई भी किला ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। सही बात है। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये धर्म और विश्वास पर सीधी चोट थी। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति रही होगी। पानी नहीं, बाहर दुश्मन की विशाल सेना। तब क्या हुआ? तब साका हुआ। हाँ, जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब राजपूतों ने अपनी सर्वोच्च परंपरा का पालन करने का निर्णय लिया, साका। इसका मतलब क्या होता है? ठीक। इसका मतलब था कि अब युद्ध आर पार का होगा, जिसमें जीत की उम्मीद नहीं बल्कि सम्मान के लिए मर मिटने का संकल्प था। साके के 2 हिस्से होते हैं, केसरिया और जौहर। हाँ, पुरुषों ने केसरिया बाना पहना जो बलिदान का प्रतीक है और किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े।
उनका एक ही मकसद था, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर वीरगति पाना। राजा सातलदेव और उनके पुत्र सोमेश्वर के नेतृत्व में ये केसरिया हुआ। और जौहर? दूसरी तरफ किले के अंदर रानियों और अन्य वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर किया, यानी सामूहिक रूप से जलती हुई चिता में प्रवेश कर गईं। ये उस युग की एक बेहद त्रासद पर उस समय की एक सच्चाई थी। रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। मतलब वीरता भी है पर कितनी बड़ी त्रासदी है, और ये विश्वासघात, उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है ये भी साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल, विश्वासघात ने पूरी कहानी पलट दी। खिलजी ने किला जीतने के बाद क्या किया? कुछ बदला मां? खिलजी ने किला तो जीत लिया, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं। किला जीतने के बाद उसने इसका इस्लामीकरण करते हुए नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। खैराबाद? हाँ, ये नाम बदलना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये अपनी जीत और सत्ता को स्थापित करने का एक तरीका था। ये पहला साका सिवाना के इतिहास पर एक गहरा घाव छोड़ गया। वीरता, बलिदान, विश्वासघात और सांस्कृतिक टकराव, सबका मिला-जुला एक दर्दनाक अध्याय। खैराबाद यानी एक जीता हुआ किला, लेकिन उसकी आत्मा शायद वहीं सातलदेव और उन वीरों के साथ ही रह गई होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सिवाना ने एक और साका देखा, है ना? ऐसा लगता है जैसे इतिहास ने खुद को दोहराया। हाँ, ये भी सिवाना के भाग्य की एक विडंबना ही कहेंगे। पहले साके के लगभग 250 साल बाद। 250 साल? हाँ, सन 1582 ईस्वी में सिवाना को एक और साके का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार हमलावर कोई बाहरी सल्तनत नहीं थी। इस बार आक्रमण मारवाड़ के ही शासक मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक नहीं? क्यों? क्योंकि वो उस समय मुगल बादशाह अकबर के अधीन थे और उन्हीं के कहने पे ये कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा, तो इस बार लड़ाई अपनों के बीच ही थी एक तरह से, मुगलों के प्रभाव में। हाँ बिल्कुल। तो किले की रक्षा कौन कर रहा था इस बार? इस समय सिवाना का किला मारवाड़ की ही एक वीर सामंत कल्याण दास राठौड़ के अधिकार में था। उन्हें कल्ला राठौड़ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। कल्ला राठौड़? जी, वे राव चंद्रसेन के समर्थक थे और मुगल अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो जब मोटा राजा उदय सिंह की सेना ने, जिसमें जाहिर है मुगल सेना भी शामिल थी, किले को घेरा, तो कल्ला राठौड़ ने भी समर्पण करने से इनकार कर दिया। और फिर वही हुआ, केसरिया और जौहर। जी हाँ, जब कल्ला राठौड़ को लगा कि किला बचाना अब संभव नहीं है, तो उन्होंने भी वही रास्ता चुना जो सातलदेव ने चुना था। उन्होंने अपने साथियों के साथ केसरिया बाना पहना और अंतिम युद्ध के लिए किले से बाहर निकल पड़े। जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें कल्ला राठौड़ और उनके साथी वीर गति को प्राप्त हुए, और किले के अंदर उनकी रानी हाड़ी रानी, जो बूंदी के राव सुरजन हाड़ा की पुत्री थीं, उनके नेतृत्व में अन्य राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। हाड़ी रानी? कल्ला राठौड़ की वीरता के बारे में तो एक दोहा भी बहुत मशहूर है, मैंने सुना है। वो क्या था? हाँ, वो दोहा उनकी वीरता और उस स्थिति का बड़ा मार्मिक चित्रण करता है। वो कुछ इस तरह है, किलो अण खलो यूं कहे आओ कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे महणों तो सिर बांधे मोड़। किलो अणख लो यूं कहे आओ कल्ला राठौड़, मुसिर उतरे महणों तो सिर बांधे मोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भावार्थ है कि किला मानो खुद पुकार रहा है, कह रहे हे वीर कल्ला राठौड़ आओ, मुझ पर जो ये पराधीनता का कलंक महणों लगने वाला है उसे मिटाओ।